आज हमारे पास पड़ताल के लिए एक छोटी लेकिन ऐसी कहानी है जो जहन में अटक जाती है। इसका नाम है पीपल के पेड़ का साया। हमें जो कहानी मिली है वो एक गांव की है, एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ की और एक ऐसे रहस्य की जिसे जानते तो सब है पर बोलता कोई नहीं। अच्छा। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। ये देखने में एक सीधी सादी सी भूत की कहानी लगती है, लेकिन इसमें डर, अंधविश्वास और इंसाफ की तलाश, मतलब सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। बिल्कुल। कहानी का जो मुख्य किरदार है रवि, वो शहर का पढ़ा लिखा लड़का है, गांव लौटता है और उसका सामना एक ऐसे सच से होता है जिसे उसका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है ना, ये कहानी डर के उन जाने पहचाने तरीकों को लेती है, जैसे किसी साये का दिखना या फुसफुसाहट। हाँ बिल्कुल, और उसे एक बहुत गहरे सामाजिक मुद्दे से जोड़ देती है। तो ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक तरह से अनसुलझी हुई त्रासदी की आवाज है जो अब तक गूंज रही है। सही कहा। चलें शुरू करते हैं और सबसे पहले इस कहानी के माहौल को समझते हैं। हाँ, क्योंकि माहौल ही इस कहानी की जान है। तो कहानी की शुरुआत होती है गांव के बाहर लगे एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ से। बताया गया है कि दिन में तो ये जगह बड़ी अच्छी है, लोग आते जाते हैं, उसकी छांव में सुस्ताते भी हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो जगह एक अनकहे खौफ का इलाका बन जाती है। अच्छा। हाँ, कहानी में एक सीधी सी लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। वहां भूत प्रेत का साया है, बस इतना ही? हाँ, इसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं। गांव का एक अलिखित नियम है कि रात में कोई उस रास्ते पर नहीं जाएगा। और यहाँ पीपल के पेड़ को चुनना बहुत अहम है। हाँ, ये मैं भी सोच रही थी। हमारी संस्कृति में पीपल का पेड़ पवित्र भी है, उसकी पूजा होती है, उसे जीवन से जोड़ा जाता है। सही बात है। लेकिन साथ ही लोक कथाओं में ये भी माना जाता है कि आत्माएं अक्सर पीपल के पेड़ पर ही वास करती हैं। तो एक ही चीज में ये दोहरी भावना, पवित्रता और डर, कहानी की शुरुआत से ही एक अजीब से तनाव पैदा कर देती है। हाँ, वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक तरह की सीमा है दिन और रात की दुनिया के बीच, जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते उसके बीच। बिल्कुल। सही बात है, वो एक बाउंड्री लाइन जैसा है। और इसी तनाव को तोड़ने के लिए कहानी में रवि की एंट्री होती है। हमें बताया जाता है कि वो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। तो जाहिर है इन भूत प्रेत की कहानियों पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ हमें वो क्लासिक टकराव देखने को मिलता है ना। एक तरफ शहर की तर्क वाली सोच और दूसरी तरफ गांव की सदियों पुरानी मान्यताएं। हाँ, और ये सिर्फ उसकी सोच में नहीं, उसके काम में भी दिखता है। एक रात वो उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और मजे की बात यह है कि वो अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा होता है। अच्छा, मोबाइल, ये दिलचस्प है। हाँ, ये मोबाइल का जिक्र बहुत कुछ कहता है। वो टेक्नोलॉजी का, शहर का, उस दुनिया का प्रतीक है जहां इन कहानियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन की रोशनी में इतना खोया हुआ है कि गांव का अंधेरा और उसका डर उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा। रवि जैसा किरदार कहानी के लिए एक इंजन का काम करता है। कैसे? देखिए, जब कहानी में कोई ऐसा इंसान होता है जो इन चीजों पर यकीन नहीं करता, तो हमें यानी पढ़ने या सुनने वाले को उसके नजरिए से चीजों को देखने का मौका मिलता है। अच्छा, हम उससे जुड़ जाते हैं। हाँ, हम में से ज्यादातर लोग पहले रवि की तरह ही सोचते हैं, हर चीज के पीछे एक लॉजिक ढूंढते हैं। और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब एक अविश्वासी इंसान डर का सामना करता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। क्योंकि तब तर्क काम नहीं करता। बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी तर्क की दीवार टूटती है तो उसके पीछे का डर और भी ज्यादा असली लगने लगता है। तो यहाँ आकर रवि के लिए चीजें बदलने लगती हैं ना। वो जो अपनी मॉडर्न सोच की ढाल लेके चल रहा था, हाँ, उसमें पहली दरार यहीं पड़ती है। हाँ, कहानी बताती है कि अचानक हवा बहुत तेज हो जाती है। हाँ, अब ये तो एक आम बात हो सकती थी, पर कहानीकार हमें यही नहीं रोकता। इसके ठीक बाद एक ऐसी लाइन आती है जो सब कुछ गड़बड़ कर देती है। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। ये डर को धीरे धीरे बढ़ाने का, जिसे हम बिल्डअप कहते हैं, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये क्लासिक तकनीक है। पहले एक प्राकृतिक संकेत दिया, तेज हवा, जो आपको थोड़ा असहज करता है। ठीक है। फिर एक अप्राकृतिक घटना दिखाई, बिना हवा के पत्ते हिलना, जो आपके तर्क को सीधी चुनौती देती है। ये वो पल है जब रवि को पहली बार एहसास होता है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके कंट्रोल से बाहर है।
और फिर ये हमला और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। उसका मोबाइल जो उसकी मॉडर्न दुनिया की ढाल था, वही उसे धोखा दे जाता है। हाँ, कहानी में लिखा है तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई और जैसे ही टेक्नोलॉजी की ये रोशनी बुझती है, अंधेरे से एक आवाज आती है, एक फुसफुसाहट जो उसे सीधे कान के पास सुनाई देती है, रवि, तू आ ही गया। उफ, ये लाइन सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, ये सिर्फ कोई अनजान आवाज नहीं है। नहीं, वो साया रवि को नाम से जानता है। हाँ, इसका मतलब है कि ये कोई यूं ही भटकती हुई आत्मा नहीं है। वो इंतजार कर रही थी। तू आ ही गया कहने का अंदाज ऐसा है जैसे रवि का वहां आना पहले से तय था। जैसे वो इस कहानी का एक जरूरी हिस्सा बनने के लिए ही वहां आया है। बिल्कुल, ये चीज इसे बहुत ज्यादा पर्सनल और डरावना बना देती है। इसके बाद तो रवि के होश ही उड़ जाते हैं। कहानी कहती है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हिम्मत करके जब पीछे मुड़ता है तो जो मंजर वो देखता है उसे बहुत साफ शब्दों में बताया गया है। क्या देखता है वो? एक सफेद साड़ी में औरत जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, उसकी आंखें काली थीं और चेहरा अधजला। इस एक इमेज में बहुत ताकत है। सफेद साड़ी, हवा में तैरते हुए पैर, ये सब हमारी सुनी हुई भूत की कहानियों के जाने पहचाने हिस्से हैं। हाँ, क्लासिक। इन्हें सुनते ही हमारे दिमाग में एक डरावनी तस्वीर बन जाती है, लेकिन जो चीज इस कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाती है वो आखिरी डिटेल है, चेहरा अधजला। हाँ, ये बहुत परेशान करने वाला विवरण है। इसके बाद रवि भागने की कोशिश करता भी है पर हिल भी नहीं पाता। ये डर का एक जाना पहचाना पहलू है जहां खौफ आपको शारीरिक रूप से लाचार बना देता है। आप भागना चाहते हैं पर आपका शरीर ही आपका साथ छोड़ देता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस अज्जले चेहरे पे वापस लौटते हैं। वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वो एक सुराग है। सुराग? एक बहुत जरूरी सुराग। वो हमें बताता है कि ये सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये किसी भयानक हिंसा की शिकार है। ये बताता है कि उसकी मौत कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि बहुत दर्दनाक और क्रूर थी। अच्छा। और यहीं से ये कहानी एक साधारण डरावनी कहानी से मुड़कर एक त्रासदी की कहानी बन जाती है। और ये बात तब और साफ हो जाती है जब वो औरत कुछ कहती है। वो सिर्फ डरा नहीं रही, वो कुछ मांग रही है। डर के उस माहौल में उसकी आवाज में एक मांग है, मुझे इंसाफ चाहिए। ये लाइन पूरी घटना का मतलब बदल देती है। हाँ, इस खौफनाक अनुभव के बाद रवि किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव पहुंचता है। अगले दिन ये राज खुलता है। क्या पता चलता है? गांव में बात फैलती है कि उस पीपल के नीचे सालों पहले एक औरत की हत्या हुई थी। ओह। और तब से उसकी आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही है। और अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वो अधजला चेहरा, वो उसकी दर्दनाक मौत की गवाही दे रहा था। अब हमें समझ आता है कि वो आत्मा बुरी नहीं है, वो एक पीड़ित है। हाँ, वो एक पीड़ित है जो अपनी कहानी सुनाना चाहती है। उसका वो डरावना रूप, उसका गुस्सा, दरअसल न्याय के लिए एक चीख है जिसे सालों से किसी ने सुना ही नहीं था। और रवि, जो शहर से आया बाहरी लड़का है, वो पहला इंसान बनता है जो उसकी आवाज को सीधे तौर पर सुनता है। शायद इसीलिए क्योंकि वो गांव के उस सामूहिक डर का हिस्सा नहीं था। हो सकता है। और रवि जो कल तक इन सब बातों को अंधविश्वास कहता था, अब इस कहानी के बिल्कुल बीच में है। वो हिम्मत दिखाता है और गांव वालों को पूरी सच्चाई बताता है। और गांव वाले जो सालों से सिर्फ उस पेड़ से डरते आए थे, अब डर की वजह जानकर कुछ करने का फैसला करते हैं। क्या करते हैं वो? वो अपना पारंपरिक तरीका अपनाते हैं। कहानी बताती है हवन पूजन हुआ। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि समाधान कैसे निकलता है। ये किसी एक चीज से नहीं होता। मतलब रवि का मॉडर्न साहस, यानी सच को स्वीकार करना और उसके बारे में बात करना, और गांव वालों का पारंपरिक विश्वास यानी पूजा पाठ और अनुष्ठान करना, ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तब जाकर शांति का एक रास्ता निकलता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचिए, अगर रवि डर कर चुप हो जाता है तो कुछ नहीं बदलता। कुछ नहीं बदलता। और अगर गांव वाले उसकी बात को बकवास समझकर उड़ा देते तो भी कुछ नहीं होता। तो ये आधुनिकता और परंपरा का एक तरह का संगम है जो उस आत्मा को शांति देने की कोशिश करता है। और इसका असर भी दिखता है। कहानी में एक बहुत सुकून देने वाली लाइन आती है। क्या? और उस रात पहली बार पीपल का पेड़ शांत था। यहाँ पर ऐसा लगता है कि चलो कहानी का अंत अच्छा हुआ, हैप्पी एंडिंग। हाँ, इंसाफ की कोशिश हुई, आत्मा को शांति मिल गई और गांव का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। आखिर में एक छोटी सी लाइन है, बस कुछ शब्द, जो इस पूरी शांति पर
एक सवालिया निशान लगा देते हैं। क्या है वो लाइन? कहानी खत्म होती है इस बात पर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अमावस्या की रात आज भी वहां किसी के रोने की आवाज आती है। और यही अंत इस कहानी को यादगार बना देता है। ये इसे एक आम डरावनी कहानी से उठाकर कहीं ज्यादा गहरा बना देता है। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है? हाँ, क्या मतलब है इसका? एक तरीका इसे समझने का ये है कि गांव वालों के हवन पूजन ने उसके गुस्से को शांत कर दिया। जो आत्मा बदला लेना चाहती थी, जो लोगों को डरा रही थी, वो अब शांत हो गई है। इसलिए अब वो पेड़ डरावना नहीं रहा। हाँ, लेकिन फिर वो रोने की आवाज, वो क्यों रह गए? वो रोने की आवाज उसके दुख का प्रतीक है। दुख का? हाँ, गुस्सा शांत हो गया, पर दुख नहीं मिटा। गुस्सा न्याय मांगता है, जो शायद उसे किसी रूप में मिल गया। लेकिन दुख की कोई भरपाई नहीं होती। कि भले ही न्याय की एक कोशिश कर ली गई हो, लेकिन उस औरत के साथ जो त्रासदी हुई, जो पीड़ा उसने सही, उसका दर्द हमेशा उस जगह की हवा में एक गूंज की तरह मौजूद रहेगा। ये एक अधूरा अंत है। हाँ, और शायद इसीलिए ज्यादा असरदार है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया? ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब गांव वालों ने शायद अपनी तरफ से जिम्मेदारी पूरी कर दी, एक तरह से प्रायश्चित कर लिया, लेकिन उस औरत का जो नुकसान हुआ, वो तो कभी पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप गुस्से को शांत कर सकते हैं, लेकिन दुख का क्या करेंगे? हो सकता है कि अब उसे इंसानों से कोई शिकायत ना हो, लेकिन उसकी अपनी तकलीफ तो अब भी जिंदा है। तो ये अंत हमें ये भी बताता है कि कुछ कहानियां, कुछ त्रासदियां कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। उनकी गूंज हमेशा रह जाती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो पीपल के पेड़ का साया सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये अविश्वास से विश्वास तक के सफर की एक पुरानी त्रासदी की और अधूरे न्याय की कहानी है। और ये कहानी पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक सोच के बीच की खींचतान को भी बहुत अच्छे से दिखाती है। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हमारी लोक कथाएं और डर की कहानियां अक्सर समाज के उन गहरे जख्मों और अनकही त्रासदियों को आवाज देने का एक जरिया होती हैं। जिस हत्या को गांव शायद भूल जाना चाहता था, उस आत्मा ने उसे कभी भूलने ही नहीं दिया। उसका गुस्सा शायद गांव वालों के अनुष्ठान से शांत हो गया, लेकिन उसका दुख एक स्थायी गूंज बनकर रह गया। हाँ, जो हर अमावस्या को याद दिलाता है कि उस शांत दिखने वाले पेड़ के नीचे कभी कुछ बहुत भयानक हुआ था। हाँ। और ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि कोई पूजा या समय उन्हें पूरी तरह से भर नहीं सकता? क्या औपचारिक न्याय मिल जाने के बाद भी दर्द किसी न किसी रूप में हमेशा जिंदा रहता है?